स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी का फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी स्टडी करेंगे। प्रीवियस इसमें हमने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया था, जहाँ पे हेनरी फेयोल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड हियर टेलर, ओके, ही वाज एन अमेरिकन हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ मशीनिस्ट। मशीनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु ऑपरेट्स मशीन्स, ओके। उसका जॉब होता है, वर्क होता है कि मशीन्स ऑपरेट करना इन मिड वैली स्टील वर्क्स, यहाँ पे कंपनी पे वो काम करता था फिलाडेल्फिया में। एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्डवर्क, और उसने अपने हार्डवर्क के साथ, ग्रेजुअली मतलब कंटिन्यूस उसने हार्डवर्क के साथ में एंड उसने प्रोग्रेस की हार्डवर्क, एंड विद द हार्डवर्क एंड प्रोग्रेस उसकी जो पोजीशन है, ही रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर। वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट उसने पाली। वो कौन था? स्टार्टिंग में वो एक मशीनिस्ट था जो खाली मशीन्स को ऑपरेट करता था, राइट। लेकिन उसके हार्डवर्क की वजह से और उसने प्रोग्रेस की अपने लाइफ में और वो चीफ इंजीनियर बन गया। इसके बाद में ही इंट्रोड्यूस्ड हिज ऑब्जर्वेशंस, उसने अपने ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जो कि है ना, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उसने जो भी ऑब्जर्व किया था वो साइंटिफिक बेस्ड थे, साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड थे। ऐसे ही नहीं, उसने साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड थे उसके जो ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट थियरी। इट इज अबाउट द मैनेजमेंट थियरी की कैसे है ना मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट थियरी फॉलो करनी है। तो यहाँ पे टेलर्स अप्रोच टूवर्ड्स द मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज, इसके लिए इसकी जो थियरी है उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी बोलते हैं। इसने जो थियरी दी है, इसका जो अप्रोच था मैनेजमेंट के प्रति, वो था साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, उसको नाम दिया गया हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके कंट्रीब्यूशन के लिए इसने ये जो बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है मैनेजमेंट थियरी के लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के लिए इसने जो कंट्रीब्यूशन दिया, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए इसको ही इज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसीलिए इसको नाम दिया गया दैट द टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वेयर एज हमने हेनरी फेयोल्स की स्टडी किए थे, हेनरी फेयोल इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे टेलर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट थियरी में, जिसकी इसकी जो थियरी थी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बेस्ड थी। यहाँ पे अभी टेलर्स मैनेजमेंट थियरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। उसने साइंटिफिक, जहाँ पे एक्यूरेसी होती है, आप खाली ऐसे ही जस्ट ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज लेते नहीं, इस पे आपने एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। एंड दिस थियरी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। तो यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया गया थियरीज को डेवलप करने के टाइम पे, और टू डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग देम एट द सेम टाइम। उनको सेम टाइम पे उन पे डिसीजन लेने के पहले, कोई भी मैनेजमेंट थियरीज पे डिसीजन लेने से पहले, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले उस पर साइंटिफिक अप्रोच यूज किया गया, अप्लाई किया गया, इसीलिए इसकी थियरीज को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरीज बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू टेलर का क्या कहना है कि द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से, किस प्रकार से सॉल्व होनी चाहिए? तो बाय साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व होनी चाहिए, रेदर देन द रूल ऑफ थंब, ना कि रूल ऑफ थंब। अभी यहाँ पे रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये रूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जो है ना एक्चुअली एग्जैक्टली कोई इनका कोई बेसिस नहीं होता है, ये जस्ट जनरल गाइडलाइंस होती है ऑन प्रैक्टिस के हिसाब से, ये कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई फैक्ट्स नहीं होते। तो रेदर देन रूल ऑफ थंब, उनका कहना था कि आप साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच, और आपको है ना ट्रायल एंड एरर अप्रोच यूज करना साइंटिफिक टेक्निक्स रेदर देन द रूल ऑफ थंब एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच की बजाय आपको क्या करना है, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि आप ट्राई कर रहे हो, फिर आप फाइंड आउट करो कि उसमें कोई एरर है, तो फिर आपने उस अप्रोच को छोड़ दिया, फिर आप उस पर ट्रायल कर रहे हो, तो आपको उसकी इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करनी है। एंड इनके जो डेफिनेशन दी है फ्रेडरिक टेलर ने, जो डेफिनेशन दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर इज व्हाट, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट मतलब इंक्लूड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑफ नोइंग व्हाट यू, मतलब पता करने में कि व्हाट यू मतलब दैट इज मैनेजमेंट वांट
मैन टू डू एग्जैक्टली है ना, उसके एम्प्लॉयज, मैन यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट क्या चाहता है कि उनके एम्प्लॉयज को क्या एग्जैक्टली करना है, एंड सीइंग इट, और फिर उसमें देखना है, लुक इनटू द मैटर दैट दे डू इट, और फिर उनको चेक करना है कि वेदर वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर, इन द बेस्ट मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, और चीपेस्ट मैनर मतलब जहाँ पे है ना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है लेकिन वहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो चीपेस्ट मैनर में वो किस तरीके से उनके जो एम्प्लॉयज है, मैन मतलब एम्प्लॉय, एग्जैक्टली वो काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ये चेक करना है, किसको, मैनेजमेंट को चेक करना है, उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इसी पे बेस्ड है। नाउ यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पे इन ऑल 6 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो दीज प्रिंसिपल्स आर एज फॉलो। सबसे पहला प्रिंसिपल है ना जो फ्रेडरिक प्रेलर का है, वो है कि साइंस, इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंस नॉट ऑन द रूल ऑफ थंब, कि आपने प्रैक्टिस के टाइम पे ये फैक्ट से रिलेटेड नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्स होने चाहिए, राइट। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, आपको अगर ऑर्गेनाइजेशनल, आपकी जो कंपनी की है, ऑर्गेनाइजेशन की है, राइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन की आपको कैपेबिलिटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो आपको द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्सटीट्यूटेड, मतलब इसकी जगह सब्सटीट्यूटेड मतलब रूल ऑफ थंब मेथड की जगह पे आपको साइंटिफिक मेथड यूज करना पड़ेगा, विद द मेथड्स ऑफ डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। आपको साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक बेस्ड मेथड यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, कि आप प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पे जैसे होगा वैसे हो जाएगा, नहीं, ये फैक्ट्स पे से रिलेटेड होना चाहिए। देन रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड होते हैं रूल ऑफ थंब, अभी यहाँ पे मीनिंग आ गया, रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स पे होते हैं ऑफ द मैनेजर्स। तो सबका अलग अलग जजमेंट होता है किसी भी चीज को लेके, एवरीवन गॉट देयर ओन परसेप्शन ऑफ लुकिंग थिंग्स, हर जन का अपना एक नजरिया होता है थिंग्स को देखने का, राइट। तो वहां पे पर्सनल प्रेजुडाइज हो जाता है, बायसनेस आ जाता है, इसीलिए रूल ऑफ थंब डिसीजन मेकिंग यूज नहीं करना है, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड ही यूज करना है। सो टेलर इंजिस्टेड, मतलब उन्होंने फोर्स किया, टेलर ने इंजिस्टेड किया, टेलर ने इंजिस्ट किया अपॉन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड पे उन्होंने फोर्स डाला कि फॉर एवरी स्मॉल वर्क, हर एक छोटे से छोटे काम के लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच यूज करना है, ना कि आपको रूल ऑफ थंब, ओके। सो दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग, आपको बेस्ट टू बेस्ट वे, उसका तरीका ढूंढना है, वे ढूंढना है, मेथड ढूंढना है परफॉर्म करने का, कोई भी काम को, जॉब को, कोई भी वर्क को कंप्लीट करने का, टास्क को कंप्लीट करने का बेस्ट साइंटिफिक वे ढूंढना है आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स। आपको ट्रायल एंड मेथड नहीं कि चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं कैसा काम होता है, काम जमा तो ठीक है, नहीं तो उसको हम है ना उसको हटा के, अगर उसमें कोई एरर आया तो उसको हटा के हम दूसरे तरीके से उसको करेंगे। तो आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस यूज नहीं करना है, आपको है ना साइंटिफिक एनालिसिस करना है, राइट। तो यहाँ पे उस तरीके से आपको पहले से जो बने हुए साइंटिफिक एनालिसिस है उसके हिसाब से करना है, आपको बार बार उन पे ना खाली बोलते हैं ना ट्रायल्स नहीं करते जाना है, राइट। इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा फर्म्स का, राइट। तो जितने भी डेवलप्ड थियरीज है उसको यूज करके भी वो काम कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम है, जितना समय मिलना चाहिए, होना चाहिए, राइट, और जितना आउटपुट होना चाहिए शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर, उतना काम है ना मैनेजर को बता देना है कि इतने समय में, मतलब 4 घंटे में भैया आपको इतना प्रोडक्शन कंप्लीट करना है, तो उसको डिफाइन करना, मतलब मैनेजर बता देगा कि आपको क्या टास्क करना है, क्या काम करना है, कितने समय में आपको वो कंप्लीट करना है। तो समय और उसका जो रिजल्ट, आउटपुट मतलब उसका रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है वो है ना मैनेजर को बता देना, हिंट दे देना है एम्प्लॉइज को। सो दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम, इसकी वजह से क्या होगा, समय भी बच जाएगा एंड ह्यूमन एनर्जी भी बच जाएगी, ह्यूमन का टाइम सेव भी हो जाएगा और एनर्जी भी बच जाएगी, एंड उससे क्या होगा, विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट। तो उससे क्या होगा, जितना उम्मीद की है, एक्सपेक्टेड मतलब जितना हम लोग ने उम्मीद की है कि इतना काम होना चाहिए, मतलब है ना 100 टन चलो प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उतना एटलीस्ट उतना नहीं तो उसके आसपास पहुंच जाएगा, तो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वहां तक पहुंच सकते हैं एम्प्लॉइज, राइट। तो ये किसको क्लियर करना है, किसको डिफाइन करके देना है, ये मैनेजर को डिफाइन करके देना है कि कितने समय में और कितना काम कंप्लीट करना है आपको, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी, इवन आपको छोटे से छोटे प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लाइक लोडिंग आयरन शीट्स, आप आयरन शीट्स को लोड कर रहे हो इनटू अ बॉक्स कास्ट, ओके बॉक्स कास्ट में, देन कैन बी साइंटिफिकली प्लान, उनको भी हम साइंटिफिकली प्लान आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे से छोटे प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी आपको ये जो साइंस मेथड, साइंटिफिक मेथड यूज करना है, ना कि रूल ऑफ थंब मतलब ट्रायल और एरर वाला, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं यूज करना है। नाउ सेकंड है कि हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब यहाँ पे हार्मनी मतलब आपको प्यार से, एंड डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा नहीं, डिसएग्रीमेंट नहीं, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी, वहाँ पे है ना प्यार, ब्रदरहुड होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, एक है ना बोलते हैं ना हम लोग स्मूथ, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर होना चाहिए काम करने की जगह पे, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे में कॉपरेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प, इसकी वजह से क्या होगा, इस कोऑर्डिनेशन की वजह से एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में अच्छा हार्मनी होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो उससे है ना झगड़े कम होंगे, मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे मोटे झगड़े बंद होंगे बिटवीन देम, एंड परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। उससे क्या होगा, इट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। उससे क्या होगा कि है ना कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क एनवायरनमेंट है, कंपनी में जो हम काम करेंगे तो वहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे झगड़े वाला माहौल नहीं होगा, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के खींचातानी नहीं होगी, एक दूसरे के बारे में हम बुरा भला नहीं कहेंगे, तो अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल। तो कंपनी का जो डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने में, सक्सेस को अचीव करने में हमें एकदम कंफर्टेबली हम अचीव कर पाएंगे, उसमें हेल्प मिलेगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और बीच में एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, हार्मनी होगी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, तो उससे कंपनी को प्रोग्रेस ही होने वाली है, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन को है ना एम्प्लॉयज का भला भी सोचना है। अगर अच्छा प्रोडक्शन वर्क हो रहा है, सेल्स अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो उनको है ना एम्प्लॉयज को भी अच्छी सैलरी देनी है, राइट, इंसेंटिव्स देने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये सेकंड प्रिंसिपल हुआ इसका, किसका, टेलर का। देन द थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि मेंटल रिवोल्यूशन। यहाँ पे है ना टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन, इसका मतलब मेंटल मतलब रिलेटेड टू माइंड, राइट। तो उसमें सुधार लाना है, तो यहाँ पे दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन, किसके ऊपर फोकस कर रहा है, किस पे वो लाइट डाल रहा है, पुटिंग लाइट ऑन व्हाट, ऑन चेंज इन द एटीट्यूड, एटीट्यूड में चेंजेस लाना है, एम्प्लॉयज के एटीट्यूड में, मैनेजमेंट के एटीट्यूड में टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के लिए है ना उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है करके वो थॉट्स उनको डेवलप करनी है। अगर एक में से किसी को भी हार्म होगा तो दूसरे को हार्म होगा, राइट। सो बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस, तो वो एक दूसरे के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, राइट। सो दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन, तो उन दोनों को ही, मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों को ही है ना अपना अच्छा कोऑपरेशन देना चाहिए फॉर अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टारगेट है, गोल है, उनका जो एम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव करने में उन्हें फुल अपना 100% कोऑपरेशन देना चाहिए। दे शुड वर्क विथ हार्मनी, राइट। सो दिस विल इंक्रीज, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट। फिर इसके बाद में आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया, मेंटल मतलब रिलेटेड टू माइंड, तो एटीट्यूड में उन्हें अपने चेंजेस लाना पड़ेगा, राइट, फोकस देना होगा। देन द फोर्थ पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कोऑपरेशन मतलब ये हो गया टीम वर्क हो गया एक तरीके से, एंड इंडिविजुअलिज्म हो गया हम अकेले का, खाली हम सेल्फिश हो जाते हैं, अकेले के बारे में सोचते हैं, तो वो इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस मतलब इट पुट लाइट्स, ओके, इट फोकसेस ऑन, इट गिव इंपॉर्टेंस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का, म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन, दैट इज एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में एक दूसरे का अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए, उससे स्मूथ फंक्शनिंग होगी, कंपनी में जो भी काम होगा वो अच्छे से स्मूथली चलेगा। ड्यू टू कोऑपरेशन क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, एक दूसरे में भरोसा विश्वास बढ़ेगा,
टीम स्पिरिट आएगी, एक दूसरे मतलब साथ में काम करने के लिए हम लोग को एक्साइटमेंट होगा, राइट। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पे टीम स्पिरिट होती है तो जीतना आसान हो जाता है, और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपस में डिस्कॉर्ड होते हैं, आपस में डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम अराइज होते हैं, राइट। तो इसकी वजह से इंटरनल कॉम्पिटिशन विल टर्न इनटू, जो इंटरनल जो कॉम्पिटिशंस है, जो क्या होता है एक दूसरे की खींचातानी हो जाती है अगर हमारे में मतभेद होता है, वी डोंट अग्री विथ ईच अदर, तो फिर मतभेद हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप में कोऑपरेशन है, ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड टीम वर्क, उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरनल कॉम्पिटिशंस है वो है ना अराइज हो जाएगी, किसमें टर्न हो जाएगी, इट विल अराइज इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। वो कंपनी का यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जहाँ पे हम काम करते हैं, तो काम करने वाली जगह का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे झगड़े की भावना नहीं होगी, वहाँ पे एक दूसरे पे भरोसा बढ़ेगा, राइट। एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने का मन में आएगी, बात आएगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशंस, ऑलवेज उनको है ना वेलकम करना चाहिए सजेशंस के लिए, जो उनके एम्प्लॉयज जो सजेशंस देते हैं उनको वेलकम करना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए एम्प्लॉयज की कि वो क्या कह रहे हैं इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनका भी मत लेना चाहिए कि वो क्या कंपनी के बारे में सोचते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा चाहते हैं, वो अपना मत भी रखे, राइट। तो मैनेजमेंट को ऑलवेज उनको प्रमोट करना चाहिए, ऑलवेज एनकरेज करना चाहिए, उनके सजेशन शुड बी वेलकम्ड, देयर सजेशन शुड बी वेलकम्ड। सो एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट। तो एम्प्लॉयज को हमें ना एक कंपनी का हमारा हिस्सा, अहम हिस्सा मानकर है ना, ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा मानकर उनको हर एक फेजेस में हर तरीके से उन्हें रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, इन ऑल रेस्पेक्ट्स उनको हम ट्रीट करने चाहिए कि वो हमारे कंपनी का अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज को भी क्या करना चाहिए, शुड रेजिस्ट देमसेल्फ, उन्हें भी अपने आप को रोकना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स, कि वो स्ट्राइक्स पे ना जाए, मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम मैनेजमेंट से वो अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करे। क्या होता है इससे कि मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो कहाँ से देंगे, तो उन्हें वो सब सोच समझ के ही करना चाहिए, तो उनको स्ट्राइक्स वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। देखिए ना, कहीं पे भी कोई स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। मान लीजिए डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, टीचर स्ट्राइक्स पे जाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो वैसे ही कंपनी में भी होता है, अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक्स पे चले जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो अननेसेसरी की डिमांड्स भी नहीं रखनी है। सो दे शुड ट्रीट ईच अदर, तो एक दूसरे को उन्हें अपना 2 पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑर्गेनाइजेशन के मानकर ही चलना चाहिए। एक दूसरे के बारे में नहीं उनको एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खाली खुद के बारे में। सेल्फिश नहीं बनना है यहाँ पे, इन सिंपल हम बोले तो सेल्फिश नहीं बनना है। सेल्फिश बनना मतलब इंडिविजुअलिज्म हो गया, मतलब हम खाली अपने बारे में सोच रहे हैं, हमको यहाँ पे सबके बारे में सोचते हुए चलना है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे आया डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे ना काम में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है, मतलब जहां जहां जिसकी जो जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, उसमें है ना डिविजन्स होना चाहिए, उसको हमें डिवाइड करना चाहिए अच्छे से। तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, एक सही तरीके से है ना काम को अलॉट करना चाहिए। डिवीजन मतलब अलॉटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम बोल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से हमें डिवीजन करना चाहिए, प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए वर्क का, शुड बी ऑलवेज एक्कम्पनीड विथ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे से काम डिवाइड होना चाहिए। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप, जो मेन इंपॉर्टेंट प्लानिंग होगी वो कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, फिर मिडल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज करेंगे, एंड बाद में एम्प्लॉयज क्या करेंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन इट्स एग्जीक्यूशन मतलब काम को इंप्लीमेंट करेंगे, काम को सही ढंग से करने में कॉन्सेंट्रेशन कौन देंगे, एम्प्लॉयज देंगे। ओके, सो द रिपोर्ट इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देयर सुपीरियर्स। तो उनके जो सुपीरियर्स है, राइट, वो सुपरवाइजर्स हुए, सुपीरियर्स हुए, टॉप लेवल मैनेजमेंट हुआ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हुआ, जिस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शंस देगा उसी तरीके से उनके सुपीरियर्स जो उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को काम करना है। सो मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, मैनेजर्स को ऑलवेज क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अगर कोई नया सिस्टम है वो लोग इम्प्लीमेंट करें तो उन्हें हेल्प करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए और उन्हें गाइड करना चाहिए। तो मतलब उनको भी प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा, मैनेजर्स को भी, अगर कुछ नया इम्प्लीमेंट करते तो, राइट। इट हेल्प्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, अच्छी परफॉर्मेंस
मैनेजर्स की एंड एम्प्लॉयज़ की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, वो अच्छा अपना योगदान दे पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ठीक है। अभी लास्ट जो हमारा 6th पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 6th पॉइंट है, तो यहाँ पे 6th पॉइंट जो प्रिंसिपल्स है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से हो सकती है, उसके लिए डेवलपमेंट कैसे होगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड होती है, आप सब जानते हैं। आपका रिजल्ट किस पे डिपेंड होगा, आप पे होगा, आपके टीचर पे होगा, आपके पेरेंट्स पे होगा, सबका मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस पर, राइट। आपका तो मेन होता ही होता है, उसके साथ साथ गाइडेंस भी काम करती है, राइट। टीचर्स के गाइडेंस हुए, पेरेंट्स के का सपोर्ट हुआ, राइट। सो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स। तो स्किल्स पे एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो है ना, कोई भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उसकी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज पे डिपेंड करती है, उनके स्किल्स एंड उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हो। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट अच्छा होने के लिए आपके स्किल्स और आपकी कैपेबिलिटीज और आपका हार्डवर्क पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके रिजल्ट परफॉर्मेंस के लिए। बाकी तो गाइड ही करेंगे आपको, राइट। मेन रोल तो आपको प्ले करना है। तो उसी तरीके से एम्प्लॉयज को मेन रोल प्ले करना होता है ग्रोथ के लिए, कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इसीलिए टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए एम्प्लॉयज को, एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए अरेंज करने चाहिए एम्प्लॉयज के लिए। जब भी रिक्वायरमेंट हो, जब भी नई कोई पॉलिसी आई, नया सिस्टम आया, नई कोई टेक्नोलॉजी आई, तो उस तरीके से। सो इट इज वेरी एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का ऑटोमेटिकली, सीधी सी बात है कि वो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट होने वाला है, कंपनी के परफॉर्मेंस पे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट होने वाला है। सो ईच एम्प्लॉय शुड गिव, इसीलिए हर एक एम्प्लॉय को एक अच्छा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी। अगर उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उसको अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज होने चाहिए, ताकि मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सके, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच सके। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये जो फ्रेडरिक टेलर है, इनके प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल्स दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने स्टडी किए। हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे जो इसके टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये जो 6 प्रिंसिपल्स है टेलर्स के, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड डाउट अगर आपको कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं इससे रिलेटेड, तो फिर वहां पे आपका डाउट क्लियर कर सकूं। एंड इन शॉर्ट अगेन, फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स क्या जाने जाते, कौन से नाम से जाने जाते, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स MCQ क्वेश्चन टाइप में आ सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में ध्यान में रखना कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब टेलर, एंड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है तो वो है हेनरी फ्योल, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी कर लिया है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत टफ पीरियड चल रहा है, कॉलेजेस स्टार्ट नहीं है, हम सब घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।